नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा। आप देख रहे हैं CN24 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकाघाट में रैली को किया संबोधित। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना। परमवीर के आरोपों से गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। शरद पवार ने 2 बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया। देश भर में भी तेजी से बढ़ रहा कोरोना। 24 घंटे में आए 43,000 से ज्यादा मामले। पश्चिम बंगाल में अमित शाह की रैली। ममता बनर्जी को तगड़ा झटका देने की तैयारी। घोषणा पत्र भी करेंगे जारी। ऑस्टिन राजनाथ के बीच रणनीतिक सहयोग। ऊंचाई देने पर बनी सहमति। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड की बढ़ेगी साझेदारी। खबरों की शुरुआत की जाए तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और एम्स दिल्ली में भर्ती है। अस्पताल ने आधिकारिक रूप से बयान जारी करके रविवार को इसकी जानकारी दी। इसके अनुसार वह 19 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और 20 मार्च को निगरानी के लिए एम्स कोविड सेंटर में भर्ती हुए। अस्पताल के अनुसार फिलहाल उनकी हालत बेहतर है। ध्यान रहे कि 18 साल के लोकसभा स्पीकर ऐसे समय में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है। बजट सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च को शुरू हुआ और 8 अप्रैल तक चलेगा। बता दें कि देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 43,846 नए मामले सामने आए। वहीं 197 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक 1,15,99,130 मामले सामने आ गए हैं। एक्टिव केस बढ़कर 3,09,087 हो गए हैं। इससे पहले 26 नवंबर को एक दिन में 44,489 मामले सामने आए थे। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 8 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। पूर्वी हिस्से में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ भी आ गई है। आपातकालीन अधिकारियों ने इसे जानलेवा बाढ़ बताया है और लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी भी दी है। बाढ़ के पानी से दर्जनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। न्यू साउथ वेल्स के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को घर खाली करने को कहा गया है। वहीं बाढ़ के चलते सैकड़ों ने सिडनी के उत्तरी हिस्से में बने राहत शिविरों में शरण ली है। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। पूर्वी हिस्से में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ भी आ गई है। आपातकालीन अधिकारियों ने इसे जानलेवा बाढ़ बताया है। अधिकारियों की माने तो सड़कों को बाढ़ के खतरे के चलते बंद कर दिया गया है। वहीं सिडनी में मौजूद बांधों के ओवरफ्लो होने का खतरा भी बरकरार है। रिपोर्ट की माने तो सिडनी में 100 mm की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं सिडनी के पश्चिम हिस्से में मौजूद ब्लू माउंटेन में 300 mm बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान ब्यूरो के आगाटा इमसका ने तेज बारिश और तेज रफ्तार हवाओं की चेतावनी भी जारी कर दी है। मौसम विज्ञान ब्यूरो के आगाटा इमलेसका ने तेज बारिश और तेज रफ्तार हवाओं की चेतावनी भी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि जनता को खतरनाक परिस्थितियों के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही कहा कि यदि लोगों को यात्रा करने की जरूरत नहीं है तो उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रविवार को एक और बड़ा झटका लगा। कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी के पिता व तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शिशिर अधिकारी भी इस दिन भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पूर्व मेदिनीपुर जिले के एगरा में चुनावी रैली के दौरान शिशिर अधिकारी भगवा दल में अनौपचारिक रूप से शामिल हुए। इससे पहले पूर्व तृणमूल नेता शुवेंदु अधिकारी भी अमित शाह की मौजूदगी में पिछले साल 19 दिसंबर को मेदिनीपुर में आयोजित रैली के दौरान भाजपा का झंडा थामा था। वहीं अब उनके पिता ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। बता दें कि वरिष्ठ नेता शिशिर अधिकारी पूर्व मेदिनीपुर के कांथी से सांसद है। शुवेंदु के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही उनके भगवा दल में शामिल होने की लगातार अटकलें थी। वहीं शाह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होने से पहले अपने संबोधन में शिशिर अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल चुनाव उनके आत्मसम्मान की लड़ाई है, पूर्व मेदिनीपुर की इज्जत बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में भाजपा की जीत होगी और तृणमूल का सफाया होगा। बता दें कि पूर्व मेदिनीपुर सहित आसपास के जिलों में अधिकारी परिवार का खासा प्रभाव है। इधर शिशिर अधिकारी के अमित शाह की सभा में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करारा हमला बोलते हुए अधिकारी परिवार को फिर गद्दार बताया। पूर्व मेदिनीपुर जिले में ही रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि करोड़ों करोड़ों लूटने वाले गद्दार सब पार्टी छोड़कर चले गए हैं, ये अच्छा ही हुआ। बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेदिनीपुर जिले के एगरा में रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि दीदी अपने भतीजे को अपना सीएम बनाना चाहती है। इसके विपरीत पीएम मोदी सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं। यदि आप सोनार बांग्ला चाहते हैं तो सुनिश्चित कीजिए कि आप राज्य में भाजपा की सरकार बनवाएंगे। अमित शाह ने कहा कि हमने तय किया है कि हम यहाँ ऐसी सरकार लाएंगे जिसके रहते बंगाल के युवा को बंगाल के बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये जो तुष्टीकरण और घुसपैठ हो रही है उसको भी रोकने का काम भाजपा सरकार करेगी। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग नहीं मिला है। जैसे ही हम सरकार बनाएंगे हम इसे लागू कर देंगे। हम शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाएंगे। मछुआरों को भाजपा सरकार से 6,000 रूपए की वार्षिक सहायता भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम आयुष्मान भारत के तहत सभी के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करेंगे। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी ने माँ माटी मानुस का नारा दिया, लेकिन क्या बदलाव आया? क्या वह आपको घुसपैठियों से मुक्ति दिला पाई? हम 5 साल में बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में हमारे 130 कैडर मारे गए। टीएमसी के गुंडों को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें बख्शा जाएगा। जब हमारी सरकार 2 मई को पश्चिम बंगाल में सत्ता में आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। आप मुझे बताइए, आप लोग बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जोर से बोलिए, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? क्या ममता दीदी घुसपैठियों से मुक्त कर सकती है? क्या कर सकती है? क्या आप मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। 5 साल में ही हम बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे। 5 साल के अंदर। उत्तर प्रदेश जिले के उमरी बेगमगंज क्षेत्र में रविवार सुबह एक के बाद एक धमाका हुआ। अचानक तेज धमाके की आवाज से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। क्षेत्र की एक दुकान में एक के बाद एक 13 सिलेंडरों में तेज धमाके के साथ विस्फोट होता गया। बताया जा रहा है कि दुकान में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग होती थी। अब तक 13 सिलेंडर में धमाका हो चुका है। भीषण धमाके से दुकान की छत उड़ गई है, वहीं आसपास की दुकानों को खाली करवा दिया गया है। उत्तर प्रदेश जिले के उमरी बेगमगंज क्षेत्र में रविवार सुबह एक के बाद एक धमाका हुआ। अचानक तेज धमाके की आवाज से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। क्षेत्र की एक दुकान में एक के बाद एक 13 सिलेंडरों में तेज धमाके के साथ विस्फोट होता गया। भीषण धमाके से दुकान की छत उड़ गई, वहीं आसपास की दुकानों को खाली करवा दिया गया है। पुलिस व अग्निशमन विभाग की टीम पिछले 3 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। उमरी बेगमगंज थाने के आदमपुर बाजार में बाबू नामक एक व्यक्ति गैस सिलेंडर की रिफिलिंग का काम करता है। उसकी दुकान में रिफिलिंग के लिए 40 सिलेंडर रखे हुए थे। बताया जाता है कि रविवार की सुबह करीब 8 बजे दुकान में रखे सिलेंडर में रिफिलिंग की जा रही थी, तभी उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट होते ही दुकान पर मौजूद लोग भाग खड़े हुए। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक एक के बाद एक सिलेंडरों में विस्फोट शुरू होने लगा। तेज धमाकों की आवाज से क्षेत्र दहल उठा, इससे बाजार में भगदड़ मच गई। बाजार को खाली करवा दिया गया है। वहीं आग से एक मोबाइल शॉप भी जल गई और आसपास की 3 दुकानों में धमाकों से नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। फरीदाबाद जिले के गांव नरियाला में रविवार को उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब यहां एक समारोह में किसान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विरोध के लिए पहुंच गए। यहां नाराज किसानों ने दुष्यंत को काले झंडे दिखाए। पुलिस ने वक्त रहते हालत पर काबू पाया और कई प्रदर्शनकारी किसानों को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला प्रतला विधानसभा हल्के के गांव नरियाला में आयोजित होली मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां पहुंचकर किसानों ने दुष्यंत को काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। आनन फानन में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। किसानों के विरोध के ऐलान के चलते चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। कार्यक्रम स्थल के चारों तरफ पुलिस ने घेराबंदी की। डीसीपी स्तर के अधिकारी खुद मौके पर मौजूद है। रेलवे ने प्लेटफॉर्म, यार्ड और आसपास के सूने पड़े ढांचों को ढहाने का निर्देश दिया है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर लगाम की दिशा में रेलवे के नए दिशा निर्देशों के तहत ये कदम उठाया जाएगा। आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने अधिकारियों को इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। आदेश में प्लेटफॉर्म और यार्ड के खाली पड़े ढांचों, खाली क्वार्टर, प्लेटफॉर्म से दूर ऐसे भवनों को तत्काल ध्वस्त करने को कहा गया है जहां कोई सुरक्षा और आवाजाही नहीं होती। जब तक इन्हें ध्वस्त नहीं किया जाए तब तक नियमित तौर पर ड्यूटी स्टाफ उन जगहों की निगरानी करता रहेगा। विशेष रूप से रात में या ऐसे समय जरूर निगरानी हो जब लोगों का आना जाना बहुत कम रहता है। इसके साथ ही रेलवे परिसर में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में शामिल लोगों का डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि सभी पोस्ट कमांडर पिछले 5 साल में दुष्कर्म समेत महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों का ब्यौरा ले और आंकड़ों की समीक्षा करें।
रेल कर्मियों के पास ऐसे अपराधों से जुड़े दोषियों की तस्वीर होनी चाहिए। डीजी ने कहा कि डाटा के विश्लेषण के आधार पर तत्काल और लंबी अवधि की योजना तैयार की जाए। तत्काल वाली योजनाओं पर बिना देरी कदम बढ़ाए जाए। लंबी अवधि की योजनाओं में बेसिक इंफ्रा सुधार, सीसीटीवी लगाना और सुरक्षा के अन्य पहलुओं को बेहतर करने जैसे कदम शामिल रहेंगे। अधिकारियों से महिला कोच पर नजर रखने और ट्रेन आने जाने के समय सुरक्षा कर्मी तैनात रखने जैसे कदम भी उठाने को कहा गया है। इसमें यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वाईफाई का इस्तेमाल फोन डाउनलोड करने में न हो। इसमें कहा गया है कि सभी पोस्ट कमांडरों को पिछले 5 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म समेत अपराध की घटनाओं का विवरण प्राप्त करना चाहिए और डाटा को पूरी तरीके से विश्लेषण करना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि रेलवे यात्रियों को मुफ्त इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहा है। सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फोन साइट इस सेवा के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो। डीजी ने कहा कि डाटा विश्लेषण के आधार पर एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए और इसे अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। आदेश में अधिकारियों को महिलाओं के डिब्बों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्य के दौरे पर है। वह मेदिनीपुर जिले के एगरा में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह शाम 5:30 बजे कोलकाता में भाजपा का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। भाजपा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है। अमित शाह शाम को भाजपा का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार विजन डॉक्यूमेंट में रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार प्रदान करने पर फोकस होगा। इसके साथ ही भाजपा इनमें कई और बड़े ऐलान कर सकती है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर बड़ी घोषणाएं संभव है। पार्टी राज्य की कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल करने का ऐलान कर सकती है। ममता बनर्जी के करीबी तथा वरिष्ठ तृणमूल सांसद शिशिर अधिकारी अमित शाह की रैली में भाजपा का दामन थाम सकते हैं। भाजपा सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों उनके पुत्र तथा तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा था कि उनके पिता शिशिर अधिकारी जल्द ही भाजपा में शामिल हो जाएंगे। वह 24 मार्च को पूर्व मेदिनीपुर के कांती में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मौजूद रहेंगे। शुवेंदु ने कहा था कि उन्होंने अपने पिता को सलाह दी है कि वह उससे पहले 21 मार्च को होने वाली अमित शाह की रैली में भाजपा में शामिल हो जाए। इसके अलावा शुवेंदु के भाई दिव्येंदु अधिकारी भी जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। शिशिर अधिकारी कांती लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। बता दें कि राज्य में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं इसके नतीजे 2 मई को आएंगे। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के थाना रसूलाबाद पुलिस को पति पत्नी का विवाद सुलझाने की कोशिश महंगी पड़ गई। पुलिस कर्मियों पर परिजन ने पथराव कर दिया। हमले में चौकी इंचार्ज हेड कांस्टेबल घायल हुए। पुलिस पर हमले की जानकारी होते ही आसपास से कई थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। वहीं चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के थाना रसूलाबाद पुलिस को पति पत्नी का विवाद सुलझाने की कोशिश महंगी पड़ गई। दहेज उत्पीड़न के आरोपित पिता पुत्र को पकड़ने गई कहिंजरी चौकी पुलिस टीम पर आरोपितों ने हमला कर दिया। पुरुषों के साथ ही महिलाओं ने जमकर ईंट पत्थर चलाए, जिससे पुलिस टीम को जान बचाने के लिए फायर तक करना पड़ा। हमले में चौकी इंचार्ज कहिंजरी व एक सिपाही के साथ ही शिकायतकर्ता महिला घायल हो गई। चौकी इंचार्ज की हालत गंभीर बनी रही। रसूलाबाद के अंतर्गत गांव भीगदेव में शनिवार देर रात पति पत्नी के बीच हो रहे विवाद की जानकारी होते ही चौकी इंचार्ज गजेंद्र पाल सिंह और हेड कांस्टेबल समर सिंह पति पत्नी के विवाद को सुलझाने के लिए गांव में गए थे। पीड़ित महिला शाह बेगम का पति रफीक व उसके परिजन चौकी इंचार्ज के साथ धक्का मुक्की व अभद्रता करने लगे। चौकी इंचार्ज ने जब मना किया तो रफीक व उसके परिजन हमलावर होकर ईंट पत्थर चलाने लगे। तब तक पुलिस वाले कुछ समझ पाते तब तक ईंट पत्थर की चपेट में आकर चौकी इंचार्ज और हेड कांस्टेबल बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वह होम आइसोलेशन में है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी गुरुवार को चाइनीज वैक्सीन की पहली डोज ली थी। इस दौरान ही कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उन्होंने अपने देश के लोगों से महामारी के मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के कोरोना संक्रमित होने से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वह होम आइसोलेशन में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रधानमंत्री के विशेष सहायक ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। हाल ही में उन्होंने चाइनीज वैक्सीन की पहली डोज ली थी। इसके बावजूद भी वे कोरोना संक्रमित हो गए। पीएम के कार्यालय ने ट्वीट कर बताया था कि आज प्रधानमंत्री इमरान खान को टीका लगाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के कोरोना
संक्रमित होने से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने देश के लोगों से महामारी की तीसरी लहर के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इससे पहले पाकिस्तान के संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में लॉकडाउन की घोषणा की थी। बता दें कि पाकिस्तान कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में शनिवार को इस साल एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक मामले सामने आए। इस दौरान 3,876 नए मामले सामने आए और 40 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी मूल की फ्रांसीसी महिला के साथ उसके 3 बच्चों के सामने आबिद महली और सफाकत बग्गा ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। घटना सितंबर 2020 में लाहौर सियालकोट मार्ग पर घटी थी। घटना के बाद पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। लोगों ने दोषियों को खुलेआम फांसी पर लटकाए जाने की मांग की थी। वारदात में पाकिस्तानी मूल की फ्रांसीसी महिला के साथ उसके 3 बच्चों के सामने आबिद मलही और शफाकत बग्गा ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। महिला की कार पेट्रोल खत्म हो जाने के कारण राजमार्ग के किनारे खड़ी थी। उसी समय दोनों दोषियों ने वहां पहुंचकर कार का लॉक तोड़ा और वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद फरार हो गए दोषियों को महीने भर चले अभियान के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके डीएनए सैंपल लेकर वारदात में उनकी संलिप्तता साबित की गई। आतंकवाद निरोधी अदालत के न्यायाधीश अरशद हुसैन भट्टा ने मलही और बग्गा को मौत की सजा देने के साथ ही उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने डकैती मामले में दोनों को उम्र कैद और कार का ताला तोड़ने के लिए 5 साल के कारावास की भी सजा सुनाई है। दोनों दोषियों की संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया गया है। पुलिस के अनुसार वारदात में दोनों दोषियों ने महिला के पास मौजूद 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और स्वर्ण आभूषण भी लूट लिए थे। इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप बने रहिए CN24 न्यूज के साथ।